है दोस्त, ये है कार्बन और उसके यौगिक के पार्ट 2। हम लोग इसमें पढ़ेंगे यहाँ से, पाठ्य पुस्तक से हल यहाँ से पढ़ेंगे। आप देखने से पहले इसका क्वालिटी बढ़ा दें, नहीं तो धुंधला दिखेगा। अब इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, क्वालिटी बढ़ा दीजिए। 360 पे देखिए या उससे ज़्यादा पे देखिए। कह रहा है इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें से अब 4 गो ऑप्शन है, इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला बी, है ना। 7 सहसंयोजक आबंध होगा। आगे देखिए 2 नंबर पर ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन, तो जहाँ भी नॉन आएगा ना तो किसका चीज़ का है, किस चीज़ का है? तो कीटोन का है। ठीक है, कीटोन का ही कीटोन को बोलने के लिए मूल शब्द में नॉन जोड़ देते हैं, तो इसका हो जाएगा कीटोन। आगे 3 नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि खाना बनता है तो उस जो भी बर्तन होता है बाहर की तरफ से काली हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, तभी नो अच्छा से जल रहा है ईंधन। देखिए यहाँ पे प्रश्न 4, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझिए। पहले बताइए CH3 जो बना है यहाँ पे, इसका यहाँ पे हाँ जी, CH3Cl जो बना है उसका नाम क्या है? तो क्लोरोमीथेन होगा ना। तो यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है कि CH3Cl में 3 एकल बंद कार्बन एवं हाइड्रोजन के बीच है। या जैसे कि कार्बन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, इधर क्या है? Cl है। ठीक है, और एकल आबंध से कार्बन क्लोरीन के बीच होता है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूरा हो जाता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक आबंध बनता है, ये तो बता दिया गया है। और उसका ये बनेगा इस तरह से जो अभी हम बनाए। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए एथेनोइक अम्ल का। एथेनोइक अम्ल जहाँ भी एथेनोइक आएगा ना तो COOH आता है। यहाँ पे देखिए COOH दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। देखिए COH, CH3COH एथेनोइक अम्ल, इसमें कार्बन कितना है? 2 है। देखिए पूरे इसमें कार्बन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 गो हाइड्रोजन है, मतलब एक OH के साथ है यहाँ पे। आइए देखिए इसका संरचना किस तरह से है। 2 कार्बन दे दिए, 3 गो हाइड्रोजन तो फिक्स है उसका। उसके बाद में OH और O इसका इसी तरह से रूप में जुड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए H2S का। तो हाइड्रोजन 2 होगा, सल्फर 1 होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, हाइड्रोजन 2 गो, सल्फर 1 गो। तो जो एक सल्फर बीच में रहेगा, हाइड्रोजन का 2 गो से पूरा हो जाएगा और इसको 8 बचाइए तो 2 एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बना दे रहा है। ये भी बताया जा चुका। प्रोपेनॉन यानी प्रोपेनॉन कार्बन कितना हो जाएगा? 3। नॉन है तो CO हो जाएगा। ऊपर दिख रहा है CO, कीटोन का है ये। बस सेम उसी तरह से बना दीजिए। तीसरा है F2 फ्लोरीन का। ये दोस्त ये बता दिया गया है फ्लोरीन अणु कैसे बनता है। फिर कह रहा है प्रश्न अभी तो बता दिया गया है। समझाती श्रेणी क्या है? उदाहरण समझाइए। तो इसका आंसर देखिए, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो। देखो संरचना मतलब दिखने में एक ही जैसा हो, रासायनिक गुण में भी मतलब मिलता जुलता हो। 2 लगातार यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो और आणविक द्रव्यमान 14 यूनिट का अंतर हो, उसे समझाती श्रेणी कहते हैं। जैसे समझाती श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। CH3OH, फिर C2H6, फिर C3H7। भैया यहाँ पे देखिए तो कार्बन 1 गो है और हाइड्रोजन 3 गो। यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 5 गो। अंतर कितना हो जाएगा? तो
H2 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए तो इस 2 कार्बन नहीं आई, एगो अंतर एगो हो गया। हाइड्रोजन 3 गो यहाँ पे, हाइड्रोजन 5 गो यहाँ पे, कितना का 2 का। किस में से भी, इसमें से भी इसको घटाओ, इसमें से भी इसको घटा सकता है, तो वही है। तो अंतर कितना का है? अंतर CH2 का रहना चाहिए। कह रहा है कि इसमें एक ही प्रकार उत्पन्न लेना, अत्यधिक समानता है इनमें। CH2 का अंतर है OH प्रकारात्मक समूह है, ठीक है। किस चीज़ का होता है? OH अल्कोहल का होता है। इन्हें CnH2n+1 OH सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ये पढ़ा दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे पढ़िए। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप मतलब कैसे अंतर करेंगे? देखिए एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एथेनॉल का सूत्र होता है ना C2H5OH और एथेनोइक अम्ल का होता है CH3COOH, ठीक है। एथेनॉल ये अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह का है और COOH एथेनोइक अम्ल एक आता है उसका है। इसका क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन और इसका होता है 391 केल्विन। इसका गलनांक 156 केल्विन, इसका गलनांक 290 केल्विन, इसी से कम होता है। इसमें एक विशिष्ट गंध होती है, यह गंध तीक्ष्ण होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। रासायनिक गुणों में अंतर, ये तो भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुणों में अंतर देखिए, एथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे दिख रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट अभिक्रिया नहीं करता है एथेनॉल के साथ में। यहाँ पे एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन तीव्र बुदबुदाहट देते हैं। अगर चेक करना है कौन एथेनॉल है कौन एथेनोइक अम्ल है, तो आप सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर तीव्र बुदबुदाहट आ रही है तो समझ लेना ये एथेनोइक अम्ल है, कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लेना एथेनॉल है। लिटमस पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस चीज़ का? ये इसका एथेनॉल का, क्योंकि ये क्या चीज़ होता है जी? उदासीन पदार्थ होता है। अरे अम्ल होगा तो लाल हो जाएगा, क्षार होगा तो नीला हो जाएगा, कुछ अगर उदासीन होगा तो कुछ नहीं होगा, वही बात है। आई नीला लिटमस को लाल करता है, काहे कि अम्ल है, और ये नहीं करता है। इसमें क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर रंग गायब हो जाता है, इसमें एथेनॉल में, इसमें रंग गायब नहीं होता है। अगर आपको चेक करना है कौन एथेनोइक अम्ल है कौन एथेनॉल है, तो आप दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट डालिए। अगर रंग उसका गायब हो गया तो समझिए कि एथेनॉल है, गायब नहीं हुआ तो एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न पढ़िए। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? भैया हम बुझबुझी देखे हैं, फेन देखे हैं, वही होते हैं, लंबी श्रृंखला वाला बनता है। देखिए साबुन के अणु में 2 भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पुंज और छोटा आयनिक सिरा, ठीक है। जो लंबी हाइड्रोकार्बन पुंज है वो जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है, ठीक है। छोटा आयनिक सिरा जलरागी सिरा जल में विलय, जलरागी सिरा बोलते हैं उसको, जल में विलय होता है। जलरागी सिरा देखिए यहाँ पे, मतलब ये है उसका पुंज, दोनों दो मतलब मान लीजिए क्या है ये मिसेल है, एक साइड में जल विरागी सिरा, एक साइड में जलागी सिरा। और साबुन के ये अणु है, देखिए इसमें साबुन का अणु, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, आयनिक भाग जल के अंदर होता है, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पुंज वाला बाहर होता है। अब जल के अंदर अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे कार्बन और हाइड्रोजन सीरी जल से बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पुंज गुच्छे के अतिरिक्त हिस्से में होती है, जबकि उसको आयनिक सिरा गुच्छे की तरह होता है। संरचना मिसेल कहते हैं। मिसेल का है, इसको जब पिटका जाता है तो ये बाहर निकल जाता है, टूट जाता है। आगे देखिए गुच्छे की सतह पर संरचना का मिसेल, यहाँ पे ये मिसेल का निर्माण कैसे हो रहा है देख रहे हैं। एक किसी कैसे हो रहा है ना, सोडियम आयनिक किधर गया भाई? हाँ 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। 9 नंबर क्या कर रहा है? कार्बन एवं उसके यौगिक के यहाँ पे का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों? ले भाई कार्बन और ईंधन, कार्बन ईंधन है ही, उसका उपयोग उसी में किया जाएगा।
कह रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बन अच्छा से जलता है, ऊष्मा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त, और तथा उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसलिए और जो भी इसका ऊष्मा होता है ना, वो नियंत्रित किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसका सही से उपयोग किया जा सकता है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर जहाज के निर्माण को समझाइए। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर जहाज के निर्माण को समझाइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ दमदार रहता है, इसको ध्यान समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। कठोर जल में कैल्शियम देखना, अब +2 का मतलब होता है कि उस पर आयन 2 होता है। ठीक है, उसके बाहरी कक्ष में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो त्यागने के लिए होते हैं। और मैग्नीशियम, कठोर जल में कौन होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं। कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फाइड के घुलनशील लवण होते हैं जो साबुन से अपक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ एस्कॉम बनाते हैं। अब पता है जी, कठोर जल जब साबुन से उपचारित किया जाता है ना, तो ये अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। इसी अघुलनशील पदार्थ एस्कॉम के कारण आसानी से झाग नहीं बनता है। तो आप क्या समझे, कठोर जल में साबुन से झाग नहीं बनता है, काहे, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड अघुलनशील लवण में होते हैं और वो कच्ची बनाते हैं, मतलब घुलनशील लवण में होते हैं, अघुलनशील एस्कॉम बना देते हैं, जिससे झाग नहीं बन पाता है। यहाँ पे देखिए, कठोर जल प्लस साबुन एस्कॉम बन जाता है, और एस्कॉम बनेगा ना तो झाग नहीं बनने देगा। प्रश्न 11, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। ले भाई, जानते हैं साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। साबुन क्षारीय होता है, इसका मतलब उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो लिटमस पत्र को कैसे कर देगा, नीला कर देगा। बाय। तो अगर कोई पूछेगा कि साबुन की जाँच कैसे कीजिएगा, तो कुछ नहीं, लिटमस पत्र में सटाएंगे, देखेंगे लाल हो रहा है कि नीला हो रहा है। नीला हो गया तो क्या हो गया, वो क्षार समझेंगे उसको। आगे आप देखिए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, बहुत बढ़िया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ देखिए, पैरेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक अनुप्रयोग, असंतृप्त वसा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनता है। मतलब वनस्पति तेल को में हाइड्रोजन मिला जाए और निकेल के बर्तन में 373 केल्विन में तो वनस्पति घी बन जाता है। जैसे वनस्पति घी में डालडा हो गया, रथ एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब वनस्पति तेल में मूंगफली के तेल या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समझे, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिला लिया जाए और निकेल के बर्तन में तो वनस्पति घी बन जाता है। ओ भैया, यहाँ पे देखिए दिए गए हाइड्रोकार्बन जितना है, यहाँ पे C2H6 C3H8 C3H6, तो इसमें संकलन अभिक्रिया होती है, किसमें होती है इसमें बताना है। तो देखिए दिए गए हाइड्रोकार्बन में C3H6, इसका नाम जो बताएगा ना समझ जाएंगे, एकदम जबरदस्त स्टूडेंट है, के साथ संकलन योग अभिक्रिया होती है क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे पता नहीं का असंतृप्त है, ये दोस्त कार्बन इसमें 3 गो हाइड्रोजन हो गया, दुगुना है ना, तो ये हो जाएगा एल्किन समूह का, और इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्किन समूह का इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि कार्बन 3 है, मेथ है प्रोप। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, दुगुना से 2 कमे है, तो ये हो जाएगा एथाइन। तो प्रोपीन एथाइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना है बस। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया करता है जी दोस्त। तो इसका संरचना सूत्र भी दे दिया। आगे प्रश्न पढ़िए, ये मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर को समझाइए। मक्खन और तेल, कौन तेल, कड़ुआ तेल। मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और तेल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अभी तो बताएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन जल 2 अलग अलग प्रणाली लेकर तेल में मक्खन लीजिए। प्रणाली ये बता रहा प्रयोगशाला में, मतलब आप कैसे इसको प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न 15 पढ़िए, कह साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। हाँ, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, इसके ध्यान समझिए। सबसे पहले लिखिएगा, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले अवश्य अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें 2 भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। ठीक है, और इसका उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, हर चित्र भी बना लीजिएगा, देख लीजिए।
कह रहा है जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जलरागी सिरा जल में घुलनशील, जलरागी सिरा जल में घुलनशील तथा जल विरागी सिरा जल में अघुलनशील। जल विरागी जल में अघुलनशील नहीं घुलता है, परंतु तैलीय मैल वसा घुलनशील होता है। और जल विरागी में तैलीय मैल मतलब ग्रीस व्रीस लगा होता है ना, वो घुलनशील होता है, घुल जाता है, मिल जाता है। कपड़े या वस्तु पर साबुन अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर आयनिक सिरा जल के अंदर सेट करो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पूछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। पहले आप देख चुके हैं जिसमें जल विरागी पूछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं, ठीक है। मिसेल निकलो गोलिया जाता है मैलवा। मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है। कोलाइड आप पढ़े हैं 9th क्लास में, वो भी एक विलयन है तथा आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता, तो मिसेल में तैरता मैल रगड़ कर डंडे से पीट कर आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक है। और दोस्त ये चैप्टर समाप्त हो गया और ये भी उतना ही चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार और देखिए, समझ में नहीं आया तो यह मत देखिए, मेरा काम है डालना। क्वालिटी सही नहीं मिलेगा, उसको क्वालिटी बढ़ा के देखना पड़ेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा दोस्त आपको अपने से। थैंक यू।